नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर कोई भी प्रतियोगी छात्र किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने घर रह के कर सकता है। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट प्राप्त होता है। अनअकैडमी से जुड़कर आप देश के टॉप फैकल्टी जैसे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह तथा आशीष मलिक से परिचित होने का, उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का लाभ लेकर अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर मिल सकता है। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस प्रयागराज। I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my passion, my hobby. जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी 15,500 से ज़्यादा कोर्सेस उपलब्ध कराती है और इन कोर्सेस से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे और फिर जाके इन कोर्स से आप जुड़ पाएंगे, जिसके अंतर्गत पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्सेस हैं। तो इन सारे कोर्स से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड प्लस कोर्सेस को लेना चाहते हैं तो उसकी 6 महीने की फीस 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है और 3 साल की फीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे NPS 10 कोड के तहत आप इन कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 6 मंथ की फीस है 40,500 रुपये, वो 36,450 रुपये हो जाएगी। जो 12 महीने की मतलब 1 साल की फीस 49,500 है, वो 44,550 हो जाएगी। जो 2 ईयर्स की फीस 72,000 है, वो आपकी हो जाएगी 64,800 रुपये। इसी बार 3 साल की फीस जो 90,000 है, वो हो जाएगी आपकी 81,000 रुपये। तो ये सुविधाएं आपको मिलेंगी यदि आप NPS कोड के तहत इन कोर्स से जुड़ते हैं। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी का आइकॉनिक प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो इसमें 1 साल की फीस 74,500 रुपये है, 2 साल की फीस 1,15,750 रुपये है और 3 साल की फीस 1,53,750 रुपये है। लेकिन यहाँ भी यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इन कोर्स को लेते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें जो 1 साल की फीस 74,500 रुपये है, वो 67,050 रुपये हो जाएगी। 2 साल की फीस 1,15,750 रुपये है, वो 1,04,175 रुपये हो जाएगी और 3 साल की फीस जो 1,53,750 है, वो 1,38,375 रुपये हो जाएगी। अब आइकॉनिक प्रोग्राम वो प्लस की तुलना में ज़्यादा विस्तृत, ज़्यादा सुविधाजनक, इसमें बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं। इसमें आपको स्पेशली एजुकेटर्स की सुविधा प्राप्त होती है, एक स्पेशल मेंटर आपको मिलेगा जो आपको इन कोर्स के लिए स्पेशली गाइड करेगा। अब अनअकैडमी के द्वारा तमाम इस तरह के कोर्सेस और बैचेज अनाउंस किए गए हैं,
जैसे 6 मंथ्स का बैच जो है कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी, ये स्टार्ट हो रहा 18 फरवरी को। इसी प्रकार 1 साल का बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए ये भी स्टार्ट हो रहा 18 फरवरी को। 2 साल का जीएस बैच कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 को टारगेट करके ये भी स्टार्ट हो रहा 18 फरवरी को। इसी प्रकार एनसीईआरटी बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये भी स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी को। तो इन सारे कोर्सों से जुड़ने के लिए, इन सारे बैचेस से जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना होगा। अब अनअकैडमी के द्वारा एक और बड़ी सुविधा प्रोवाइड की गई है, एक नया प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया है कि यदि आप ऑप्शनल कोर्स से जुड़ते हैं अनअकैडमी प्लस पर और उसके साथ साथ जीएस आइकॉनिक को भी लेते हैं, तो इसकी फीस आपकी 12 महीने की 88,750 रुपये और 2 साल की 1,31,510 रुपये, 3 साल की 1,67,220 रुपये। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी प्लस के तहत आप ऑप्शनल और जीएस दोनों को सम्मिलित रूप से लेना चाहते हैं तो इसकी 1 साल की फीस 70,103 रुपये और 2 साल की फीस 99,680 रुपये, 3 साल की फीस 1,21,200 रुपये ये डिसाइड की गई है, ये निर्धारित की गई है। दोस्तों, मैं अनुसूची के बारे में चर्चा कर रहा था और हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर 7वीं अनुसूची के बारे में चर्चा किया था कि 7वीं अनुसूची का विषय वस्तु क्या है, उसका कंटेंट क्या है। तो मैंने बताया था कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंधों में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में जिन विषयों का उल्लेख किया गया जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, उन विषयों, उस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की केवल शक्ति केंद्र को है, मतलब पार्लियामेंट को दी गई है। इसी प्रकार जो स्टेट लिस्ट में जो विषय रखे गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति स्टेट को सामान्यतः तो दी गई है, लेकिन कुछ विशिष्ट स्थितियों की भी परिकल्पना की गई है, जिन विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति एक निश्चित टर्म एंड कंडीशन के तहत एक निश्चित समय अवधि के लिए संसद को भी मिल जाती है। और मैंने बताया था जो कंकरेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है, उसमें ऐसे विषयों का समावेश है जिनके बारे में सामान्यतः माना जाता है कि पूरे देश में कानूनों की एक समरूपता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब सेम प्रकृति के कानून पूरे देश के लिए हों। तो ऐसे विषयों को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है और कंकरेंट लिस्ट में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को प्रोवाइड किया गया है। हाँ, यहाँ भी प्रायोरिटी दी गई है केंद्र को। ये कहा गया है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में उल्लिखित किसी विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों एक ही समय बनाते हैं और दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में कंट्राडिक्शन पाया जाता है, अंतर विरोध पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं हुआ। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 254 में इस बात को भी क्लियर किया गया है कि कंकरेंट लिस्ट में निहित किसी विषय पर कानून अगर राज्य बनाना चाहता है और कानून बनाने के पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेता है, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लेता है, तो उसके द्वारा बनाया गया कानून बेशक सेंट्रल द्वारा बनाए गए कानून के से असंगत हो, उसके विरुद्ध हो, लेकिन उस राज्य में वही कानून लागू होगा। तो ये प्रावधान जिसका मैंने कल बिल्कुल डिटेल किया था कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं वो जो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल को दे देते हैं और उन अनुच्छेदों में किन किन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, इस पर हमने कल डिटेल चर्चा किया था। आज हम आगे उसी क्रम में कंटिन्यू करते हैं। 8th शेड्यूल का कंटेंट क्या है, 8वीं अनुसूची की विषय वस्तु क्या है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने विषय या कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को रखा गया है जिन्हें संवैधानिक भाषा होने का दर्जा दिया गया है।
तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लेकिन आगे चलकर तमाम और भाषाओं को लेकर मांग होती रही है कि उन्हें भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और उनकी इस मांगों को विचार करते हुए 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उसे संवैधानिक भाषा का दर्जा दे दिया गया। इसी प्रकार 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नई भाषाओं को और सम्मिलित किया गया। इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में उन्हें शामिल करके उन्हें भी संवैधानिक भाषा होने का दर्जा, स्टेटस उन्हें प्रोवाइड किया गया, उन्हें प्रदान किया गया। और इसी प्रकार 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 नई भाषाओं, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। परिणाम स्वरूप वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो संख्या है जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा कहा जाता है, उनकी संख्या 22 हो गई है। तो ये 8वीं अनुसूची का कंटेंट है, 8वीं अनुसूची की विषय वस्तु है, ये भाषा से संबंधित है, जिसमें संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अभी तक हमने जिन अनुसूचियों के बारे में जिक्र किया, जिन अनुसूचियों के विषय वस्तु को के बारे में हमने डिस्कस किया कि उनकी विषय वस्तु क्या है, ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान में शामिल थी। यहाँ मेरा मूल संविधान कहने का तात्पर्य है कि वो संविधान जो अभी तक बिना किसी परिवर्तन या संशोधन के था, मतलब वो संविधान जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जिसे पारित किया गया था, जो ओरिजिनल संविधान था, जिसमें अभी तक किसी तरह का कोई परिवर्तन, किसी तरह का कोई संशोधन शामिल नहीं किया गया था। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। लेकिन आगे चलकर इसमें पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। यहाँ एक बड़ी जिज्ञासा स्टूडेंट के बीच पैदा होती है कि 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करने का प्रयोजन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, अभिप्राय क्या था। जब संविधान निर्माताओं ने 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की थी, तो अभी संविधान लागू होते ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और 1951 में ही 1 साल बाद संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़ गई। तो ये एक जिज्ञासा स्टूडेंट्स के मन में, मस्तिष्क में रहती है, जो बार बार मतलब क्वेरीज के रूप में, सवाल के रूप में मतलब हम लोगों के समक्ष आती रहती हैं कि आखिर 9वीं अनुसूची को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो थोड़ा सा हम उस पृष्ठभूमि पर हम लोग चर्चा कर लें कि आखिर 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करने का प्रयोजन क्या था, शामिल करने का उद्देश्य क्या था। और अभी संविधान लागू ही हुआ है, संविधान के तहत राज्य व्यवस्था का संचालन आरंभ ही हुआ है, कि संविधान में ये परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो आप जानते हैं कि भारत में संविधान लागू होने के समय भारत की जो स्थिति थी, उसे यकीनन तौर पर सामंतवादी जैसी स्थिति तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ उसी से मिलती जुलती व्यवस्था वो प्रतीत हो रही थी। कहने का भूमि का जो वितरण था वो बड़ा असमान था। स्वतंत्रता के समय भारत का जो भू क्षेत्र था, भारत का जो भूभाग था, उस भूभाग के 80% हिस्सों पर चंद लोगों का कब्जा था, मतलब जमींदारी प्रथा थी। और इस जमींदारी प्रथा के तहत भूमि के एक बड़े हिस्सों पर कुछ चंद लोगों का, कुछ भूमिपतियों का कब्जा था। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति सिद्धांतों में के तहत संविधान निर्माताओं के द्वारा
आने वाली सरकारों के लिए एक लक्ष्य, एक उद्देश्य रखा गया है कि भारत में समाजवादी मूल्यों को लागू किया जाए, भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की जाए, भारत को एक समता मूलक समाज के रूप में स्थापित किया जाए। ये लक्ष्य रखा गया संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए। अब समस्या ये थी कि जो व्यवस्था उस समय प्रचलन में थी भारत में, जो जमींदारी व्यवस्था थी, वो भाग 4 में जो उद्देश्य निहित किए गए उसके विरुद्ध। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा उत्पादन का स्रोत, सबसे बड़ा आय का स्रोत लैंड है, भूमि है, भूभाग हमारा है, और उस भूभाग पर कब्जा किसका? चंद लोगों का है। भाग 4 कह रहा है कि राज्य का उद्देश्य है, कि राज्य का लक्ष्य है कि राज्य में समाजवादी मूल्यों को प्राप्त किया जाए। समाजवादी मूल्यों का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य के उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय जनता का स्वामित्व स्थापित किया जाए, बल्कि संपूर्ण भारतीय जनता की पहुंच इन भौतिक संसाधनों तक सुनिश्चित की जाए। ये तो समाजवादी मूल्य होगा। और व्यवस्था जो है वो समाजवादी मूल्यों के भी विरुद्ध है, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा भौतिक संसाधन है, सबसे बड़ा आय का स्रोत है, सबसे बड़ा उत्पादन का स्रोत है, उस पर कुछ चंद लोगों का कब्जा है। तो भाग 4 में दिए गए इसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब आने वाली सरकारों ने संविधान लागू होने के साथ ही उनका यह था कि इन उद्देश्यों को पूरा किया जाए, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि सुधार संबंधी और जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून सरकार के द्वारा बनाए गए और बना के इसे लागू करने की कोशिश की गई, ताकि जो भूमि के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, भूमि के पुनर्वितरण को लेके, भूमि के विभाजन को लेके जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, इसमें समानता लाने की कोशिश की जाए। जो भूमि का बड़ा हिस्सा चंद लोगों तक केंद्रित हो गया है, उनसे अधिग्रहण करते हुए जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो भूमिहीन है उनके बीच आवंटित किया जाए, ताकि समाजवादी मूल्यों के उद्देश्य को भारत में स्थापित किया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार संबंधी कानून बना के इन्हें लागू करने की कोशिश की गई। इन कानूनों के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि जिस भी व्यक्ति के पास कानूनी सीमा से अधिक भूमि है, उस भूमि का राज्य अधिग्रहण करेगा, राज्य एक्वायर करेगा, और ये कार्यवाही करने की शक्ति उसे ये कानून देंगे। भूमि सुधार संबंधी कानून, लैंड रिफॉर्म एक्ट, जमींदारी उन्मूलन कानून, ये कानून राज्य को शक्ति देंगे कि जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी भूमिपति के पास कानूनी सीमा से अधिक भूमि है, उस अधिक की भूमि का राज्य अधिग्रहण करेगा, राज्य एक्वायर करेगा, और एक्वायर करके उन वर्गों में उस भूमि को आवंटित करेगा जो भूमिहीन वर्ग है, जिसके पास भू क्षेत्र नहीं है, भूभाग नहीं है, ताकि उसकी पहुंच भी राज्य के मतलब उत्पादन के साधनों तक पहुंच सके, सुनिश्चित हो सके। लेकिन जैसे ही ये कार्यवाही करने के लिए, मतलब समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या यूं कह लीजिए कि देश में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए, आर्थिक न्याय का मतलब मैंने क्लियर किया था आपसे कि आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य के जो उत्पादन के संसाधन हैं उसका वितरण इस प्रकार किया जाए कि वो संसाधन कुछ लोगों तक सीमित होकर, केंद्रित होकर न रह जाए, और वे लोग अपने धन और बल के आधार पर अन्य लोगों के श्रम का शोषण न करने पाए। ये होगा सामाजिक न्याय। तो इसी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कि सबका उत्पादन के साधनों पर, आय के स्रोतों पर सबका स्वामित्व स्थापित हो पाए, सबका मालिकाना हक बन पाए, इसीलिए कानून बनाए गए। ये कानून बना के उन भूमिपतियों की, उन जमींदारों की कानूनी सीमा से अधिक भूमि का राज्य ने एक्वायर करना जैसे शुरू किया,
ये भूमिपति लोग सीधे सर्वोच्च न्यायालय चले गए और सर्वोच्च न्यायालय से इन्होंने प्रार्थना की कि राज्य द्वारा बनाए गए भूमि सुधार संबंधी कानून और जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून हमारे भाग 3 में दिए गए राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति संबंधी मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। भाई भाग 3 में मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 13 खंड 2 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए व्यक्तियों के मूल अधिकारों को छीनता हो, कम करता हो, न्यून करता हो, उनका उल्लंघन या उनका अतिक्रमण करता हो। और इस खंड के इस अनुच्छेद के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा में 0 होगी। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 13 सेक्शन 2 में और अनुच्छेद 13 खंड 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो भूमिपतियों ने सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि राज्य जो है वो भूमि सुधार संबंधी कानून और जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया है वो कानून उसके अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के फंडामेंटल राइट्स को, संपत्ति के मूल अधिकार को छीन रहा है, जबकि ऐसा छीनने से रोकने का प्रावधान 13 खंड 2 कर रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि बना ही नहीं सकता और राज्य वही विधि बना के मूल अधिकारों को छीन रहा है। लिहाजा राज्य द्वारा बनाए गए सभी भूमि सुधार संबंधी कानूनों को, सभी लैंड रिफॉर्म एक्ट को और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अनुच्छेद 13 खंड 2 और अनुच्छेद 31 के विरुद्ध होने के कारण अवैध घोषित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने भूमिपतियों की इस प्रार्थना को सुनते हुए और मूल अधिकारों को प्रायोरिटी देते हुए, मूल अधिकारों को वरीयता देते हुए कि भाई 13 खंड 2 में की बात कही गई है, 13 खंड 2 ये कह रहा है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों को छीन रहा हो, जबकि सरकार द्वारा बनाए गए लैंड रिफॉर्म एक्ट और जमींदारी उन्मूलन कानून ये उनके संपत्ति संबंधी मूल अधिकार को 31 में दिए गए हैं उसको छीन रहा है। और अगर छीन रहा है तो जिस मात्रा में छीन रहा है उस मात्रा में वो अवैध होगा। ऐसा 13 खंड 2 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनता हो, कम करता हो, न्यून करता, उन्हें कमजोर करता हो। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक कानून, बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा में 0 होगी। इस आधार को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा बनाए गए सभी भूमि सुधार संबंधी कानूनों और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अवैध घोषित कर दिया। और जैसे ही अवैध घोषित किया गया, राज्य के सामने फिर वो दुविधा आके खड़ी हो गई कि भाई आखिर फिर कैसे वो देश में समाजवादी मूल्यों की स्थापना करे, देश में कैसे आर्थिक न्याय स्थापित हो और देश को कैसे समतामूलक समाज में कन्वर्ट किया जाए। जो लक्ष्य दिया गया है भाग 4 के द्वारा, संविधान के द्वारा राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित है, ये उसे आदर्श दिया गया है, उद्देश्य दिया गया है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे हम कानून बना रहे हैं, उस कानून से किसी न किसी का मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर दे रहा। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार की इन्हीं कार्रवाइयों को अवैध घोषित करने से बचाने के लिए, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। मतलब 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करके संविधान में एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया गया, एक ऐसे क्षेत्र का सृजन किया गया, एक ऐसी जगह बनाई गई जहां किसी कानून को रख देने पर वो कानून न्यायालय की परीक्षण की शक्ति से बाहर हो जाएगा, वो कानून न्यायालय की समीक्षा करने के दायरे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय ही अड़ंग खड़ा कर रहा कि यह कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध है, इसलिए अवैध होगा। तो ये 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करके भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई, ताकि देश में समाजवादी व्यवस्था को लाई जाए, देश में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना को की जा सके और देश में राज्य को एक समता मूलक समाज में परिवर्तित किया जा सके। इसी उद्देश्य से 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया।
आरंभ में इसमें नवीन सूची में लगभग 300 विषयों को रखा गया और इस 300 विषयों में से यकीनन 284 कानून जो थे वो भूमि सुधार से संबंधित थे, जिनको नवी अनुसूची के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करनी थी न्यायपालिका के परीक्षण की शक्ति से। इसीलिए इस अनुसूची को इस अनुसूची को लैंड रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम भी कहा जाता है। हालांकि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से मतलब आम और सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, क्योंकि जो चीज संविधान का हिस्सा हो गया उसे आप अधिनियम कह नहीं सकते, वो तो अधिनियम हो नहीं सकता। अधिनियम चूंकि संसद के द्वारा बनाया जाता है और जिसे संविधान में जोड़ दिया वो संविधान का हिस्सा हो गया। संविधान का जो भाग है वो अधिनियम नहीं है, बल्कि संविधान किसी भागों से शक्ति लेके संसद अधिनियम बनाती है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे अधिनियम कह दिया जाता है, अधिनियम बोल दिया जाता है। लेकिन ये जो सारी कवायद की गई थी सर्वोच्च न्यायालय के परीक्षण की शक्ति के दायरे से बाहर रखा गया था उन कानूनों, उन विषयों को जिन्हें नवीन सूची में रख दिया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि आज तक की सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी एक संवैधानिक पीठ, संवैधानिक बेंच बनाई गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में। और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए संसद की संवैधानिक शक्ति पर यह सीमा आरोपित की थी कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, करने के लिए उसे अधिकार है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन वैध नहीं माना जाएगा जो संविधान के मौलिक ढांचे को कमजोर कर रहा हो, उसके मूल संरचना को छीन रहा हो। और आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी भी कानून का परीक्षण करना, किसी भी कानून का पुनरावलोकन करना, किसी भी कानून की समीक्षा करना, ये सर्वोच्च न्यायालय का मतलब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति संविधान का मौलिक ढांचा है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। ये कब कहा था उसने कि ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। और 1980 में बामन राव बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नवी अनुसूची चूंकि संविधान के मौलिक ढांचे को छीन रही है। भाई अगर सर्वोच्च न्यायालय का पुनरीक्षण की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान का मौलिक ढांचा है, तो नवीन सूची कह रही है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी का जो भूमि सुधार संबंधी कानून नवीन सूची बना डाल दिए गए उनका पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब नवीन सूची सर्वोच्च न्यायालय को उसके पुनरावलोकन करने की शक्ति से वंचित कर रहा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का पुनरावलोकन की शक्ति संविधान का ढांचा है और ढांचे में कुछ कोई छीने नहीं जा सकता। इसीलिए 1980 में सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला आया था जिसे बामन राव बनाम भारत संघ मामले के नाम से जाना जाता है। उसमें नवी अनुसूची के इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये प्रावधान कर दिया गया कि इस केस में मतलब बामन राव बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के निर्णय की तिथि, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का निर्णय जिस तारीख को आया था 24 अप्रैल 1973 को, मतलब इस निर्णय की तिथि के बाद से अगर कोई कानून नवी अनुसूची में शामिल किया जाता है, नवी अनुसूची में रखा जाता है, तो उस कानून की समीक्षा करने, उस कानून का परीक्षण करने की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के पास होगी। मतलब बामन राव बनाम भारत संघ मामले में 1980 में नवी अनुसूची को जो एक विशेष अधिकार दिया गया था, एक विशेष स्टेटस दिया गया था
कि इसमें जो विषय रख दिए जाएंगे, कानून रख दिए जाएंगे, वो न्यायालय की समीक्षा से बाहर होंगे। इसे समाप्त कर दिया गया और ये प्रावधान किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून या विषय नवीन सूची में रखे जाएंगे, उन कानूनों और विषयों का परीक्षण करने की शक्ति, उसका समीक्षा करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास निहित होगी, सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी, सर्वोच्च न्यायालय के पास होगी। तो उसके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि नवीं अनुसूची को जिस उद्देश्य से संविधान में लाया गया था कि वो कुछ कानूनों को न्यायालय की समीक्षा से संरक्षण प्रदान करे, वामन राव केस में नवीं अनुसूची के उस स्टेटस को खत्म कर दिया गया। उसके बाद भी नवीं अनुसूची को अभी भी संविधान में बनाए रखने की फिर क्या आवश्यकता है, क्यों उसे बनाए रखा गया है? जब नवीं अनुसूची को जिस उद्देश्य से लाया गया था वो उद्देश्य समाप्त कर दिया गया कि अब उसमें रखे गए विषयों की समीक्षा न्यायपालिका कर सकेगी, और लाया गया था कि न्यायपालिका कुछ विषयों की समीक्षा परीक्षण न कर सके, तो फिर अब उसकी क्या महत्ता है? तो इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि इस तरह के सवाल आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी में इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। उनका उत्तर आपको समुचित तरीके से देना ही होगा, और आप तभी दे पाएंगे जब पूरे इस नवीं अनुसूची या इस तरह की जो विषय वस्तु हैं उसको बहुत क्लियर एक कॉन्सेप्चुअल रूप में, वैचारिक रूप में आप समझ पा रहे होंगे। आप अगर ये बात समझ पा रहे हो नवीं अनुसूची क्यों लाया गया था, उसे इतना महत्व क्यों दिया गया था, देश में उसके माध्यम से क्या किया जाना था, ठीक है, क्या समाप्त किया जाना था, ठीक है ना, उसके बाद और नवीं अनुसूची किस तरह की दिक्कत पैदा करने लगी, संविधान का कहाँ उल्लंघन करने लगी, संविधान का कहाँ विरोध करने लगी, और संविधान का उल्लंघन विरोध करने की शक्ति किसी के पास नहीं। तो ये सारी अवधारणाएं अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसका उत्तर आप दे ले जाएंगे। तो नवीं अनुसूची के विशेषाधिकार को समाप्त किया, तो ये सवाल उठना लाजमी था कि उसके जब विशेषाधिकार समाप्त है और इसी की लाई गई थी, तो फिर अब क्यों इसे संविधान में रखा गया है, क्यों न नवीं अनुसूची को ही समाप्त कर दिया गया? नहीं, नवीं अनुसूची की उपयोगिता और उपादेयता अभी भी बनी हुई है, इसलिए क्योंकि वामन राव बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो कानून होंगे उन्हें अगर नवीन सूची में रखा जा रहा है तो उनका परीक्षण होगा, लेकिन उसके पहले के जो कानून बना दिए गए हैं उनको सुरक्षा और संरक्षा न्यायपालिका के परीक्षण से अभी भी नवीन सूची प्रदान करती रहेगी, प्रोवाइड करती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि नवीं अनुसूची को अभी भी संविधान में बनाए रखने का उद्देश्य ये है कि 1973 के बाद 24 अप्रैल 1973 के पहले के जो कानून हैं जिन्हें न्यायपालिका के परीक्षण की शक्ति से बचाने के लिए नवीन अनुसूची सुरक्षा प्रदान करती है, सिक्योरिटी प्रदान करती है, उनको तो भी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। अगर नवीन सूची को हटा दिया गया तो फिर उन कानूनों को भी तो न्यायपालिका परीक्षण करके उन्हें अवैध घोषित करेगी, और उन्हें अवैध घोषित करेगी जिनको लागू कर दिया गया है, जिनके इम्पैक्ट्स आ गए हैं, तो राज्य व्यवस्था में एक बड़ी खलबली मच जाएगी, एक बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी अव्यवस्था से बचाने के लिए नवीन सूची को संविधान में बनाए रखते हुए 24 अप्रैल 1973 के पहले की जो विधियां हैं उन्हें सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए नवीन सूची को संविधान में बनाए रखा गया है। तो ये पूरा प्रावधान है नवीन सूची के बारे में कि नवीन सूची को संविधान में क्यों शामिल किया गया, संविधान लागू होते ही इसकी क्या उपयोगिता थी, इसकी क्या महत्ता थी, और इसने किस प्रकार की विधियों को संरक्षण प्रदान किया, उन विधियों को संरक्षण प्रदान करने की क्या आवश्यकता थी, फिर नवीन सूची के विशेषाधिकार को क्यों समाप्त किया गया, या नवीन सूची को अभी भी संविधान में क्यों बनाए रखा गया, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा थी। हम उम्मीद करते हैं कि नवीन सूची के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को भी संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में शामिल किया गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मूल संविधान में तो 8वीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 52 अमेंडमेंट के द्वारा 85 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, और इस अनुसूची को संविधान में शामिल करके दल बदल पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था की गई।
अब दल बदल पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में निर्वाचनों का बहुत महत्व है और लोकतंत्र में निर्वाचनों की प्रक्रिया में एक परंपरा विकसित हो गई थी, एक परंपरा सी आ गई थी कि कोई भी व्यक्ति किसी दल के टिकट पर, किसी दल की विचारधारा के आधार पर, एजेंडा कार्यक्रम के आधार पर जनता के बीच जाके चुनाव जीत कर आता है, तो वो किसी दूसरे दल में जिसकी अपनी अलग विचारधारा है, जिसके अपने अलग एजेंडे कार्यक्रम है, उसमें भी जा सकता है। ये एक बड़ी प्रक्रिया चल रही थी, एक बड़ी मतलब इस तरह की परंपरा देश में विकसित थी, देश में प्रचलन में थी। अब इसी परंपरा पर अंकुश लगाने, क्योंकि ये परंपरा जो थी वो कहीं न कहीं लोकतंत्र को भी कमजोर कर रही थी। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि जनता जो है वो शासन क्रिया में सहभागी हो, बल्कि उसका एक नैतिक आयाम भी है, उसका एक नैतिक पक्ष भी है कि जनता जो है वो पूरी निष्ठा नैतिकता के साथ ये काम करे। हमारे प्रतिनिधि जो हों उनमें नैतिकता के तत्व भी विद्यमान हों। अब ये नैतिक आयाम के विरुद्ध प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस विचारधारा के आधार पर, जिस दलीय एजेंडा के आधार पर, उसके कार्यक्रम के आधार पर जनता के बीच गया था, जनता की सहमति प्राप्त करने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद वही जनता के साथ छल कर रहा, क्योंकि जनता ने उसको किसी दल विशेष की आइडियोलॉजी के आधार पर, उसके किसी विशेष एजेंडे के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए अपनी सहमति दी थी। और वही व्यक्ति अब क्या कर रहा है कि वो दूसरे दल में शामिल हो रहा है अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए, कि वहां जो है उसको प्रलोभन दिया गया कि आप यहां आ जाइए तो आपका ओहदा बढ़ जाएगा, आपका मंत्रालय बढ़ जाएगा, आपको बड़ा प्रतिष्ठित एक मतलब पद दिया जाएगा। तो ये जो कहने का मतलब है, ये प्रावधान जो था दल बदल का, ये लोकतंत्र के नैतिक आयाम के विरुद्ध था। और दूसरी बात, इससे सरकारें अस्थिर होती जा रही थी। भाई कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो किसी दल विशेष से चुनाव जीत कर आया है और सरकार में शामिल है, लेकिन सरकार के द्वारा जो उसे पद दिया गया है, जो उसे प्रतिष्ठा दी गई है, उससे अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस दल में जाना चाहेगा जहां उसे लगेगा कि उसके इन चीजों को तुष्ट कर दिया जाएगा, उसे संतुष्ट कर दिया जाएगा। तो उसके चूंकि समर्थन से, उसके दल में रहने से सरकार बनी हुई, सरकार गिर जाएगी। तो दल बदल की एक बड़ा निगेटिव पक्ष ये था कि इससे एक कह लीजिए कि सरकार की अस्थिरता विद्यमान थी, राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। तो इन्हीं सारे पक्षों पर विचार करते हुए 1985 में, चूंकि आप जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 दिसंबर 1984 को कुछ आतंकवादियों के द्वारा, क्यों कह लीजिए कि उनके जो अपने अंगरक्षक थे उन्हीं के द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी को दल का अध्यक्ष बनाते हुए उनको जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 1985 में जो इलेक्शन कराया गया लोकसभा में, उसमें चूंकि उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इस हत्या का के विरुद्ध एक बड़ा मतलब जन समर्थन, जन सहानुभूति राजीव गांधी जी को मिली थी, और एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से राजीव गांधी वो लोकसभा में मतलब बहुत बड़ी सीटें लेके सत्ता में आए थे, अस्तित्व में आए थे। अब उनकी इस मेजोरिटी का अंदाजा लगाइए कि 545 में से उन्हें 411 सीटें मिली थी। उस समय उत्तर प्रदेश में कुल 85 लोकसभा की सीट हुआ करती थी। अभी तो उत्तराखंड के अलग हो जाने से सीटें घट गई हैं, 80 हो गई हैं। उसमें 85 हुआ करती थी। इस 85 सीटों में से 84 पर इलेक्शन हुआ था, एक सीट पर इलेक्शन नहीं हो पाया था। एक सीट केवल बागपत से चौधरी चरण सिंह जीतने में कामयाब हुए थे। बाकी 83 की 83 सीटें वो कांग्रेस की झोली में गई थी। ये करिश्मा, ये करामात राजीव गांधी के प्रति जो एक सहानुभूति की लहर थी,
उसके वजह से हुआ था। आगे चलकर वो सीटें 414 हो गई। जो मिड टर्म इलेक्शन हुए, वो उस इलेक्शन में भी जो लोकसभा के कराए गए, उसमें भी उस लहर का, उस सहानुभूति का अभी भी प्रभाव था, अभी प्रभाव दिखा भी। और उसमें कुछ सीटें जो बाद में जिन पर चुनाव कराया गया, वो भी कांग्रेस खाते में आ गई, और कांग्रेस की सीट संख्या हो गई थी 414। अभूतपूर्व, अद्भुत, इतिहास में अभी तक उसे दोहराया नहीं जा सका है, इतने बड़ी मेजोरिटी को। तो राजीव गांधी जी को ये लगा कि चूंकि अभी उनमें राजनीतिक परिपक्वता वो नहीं थी जो एक मझे राजनीति में होती है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट राजनीति में बहुत नहीं था, वो दूसरा कुछ काम कर रहे थे, वो पायलट हुआ करते थे। लेकिन उनको लाया गया, तो उनमें जो है, जो राजनीतिक सूझ अभी कमजोर थी, उन्हें इस बात का डर लगा कि कहीं इसका लाभ लेके जो हमको इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली है, इसमें कहीं दिक्कत न आ जाए, कुछ लोग हमसे छिटक के अलग न चले जाएं। इसलिए उसको पुख्ता करने के लिए उन्होंने ये प्रपोजल से प्रस्ताव लाया था कि दल बदल पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था की जाए। उनका ये भी कहना था, चूंकि दल बदल करने से सरकारें अस्थिर होती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, और देश को चुनाव का सामना करना पड़ता है, तो देश पर चुनाव का एक व्यय बोझ आ जाता है, एक भार आ जाता है, और जिसकी भरपाई जनता से की जाती है, लिहाजा जनता परेशान होती है। इसलिए अगर जनता को इस चुनाव के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यय भार से बचाना है, तो इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए, दल बदल पर कंट्रोल किया जाए, ताकि सरकारें अपने निश्चित कार्यावधि को पूरी कर सकें, अपने टेन्योर को पूरा कर सकें, और निश्चित समय पर ही चुनाव कराए जा सकें। इसी उद्देश्य से 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया, और इस अनुसूची को संविधान में शामिल करते हुए दल बदल पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था की गई। ये कानून था, इसे एंटी डिफेक्शन रूल भी कहा जाता है, इसे दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, क्योंकि 10वीं अनुसूची संविधान का अंग हो गई है, तो दल बदल अधिनियम तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि अधिनियम तो संसद द्वारा बनाया जाता है, इसे संविधान का अंग बना दिया गया है। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे एंटी डिफेक्शन रूल कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से हम कहते हैं, दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से कहते हैं। तो इस कानून को बनाकर दल बदल को प्रतिबंधित करने के लिए, मतलब विभिन्न दलों को एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए इस कानून को बनाया गया। आप जानते हैं कि अब अगर जब ये कानून अस्तित्व में आ गया, तब अगर कोई व्यक्ति वो उस कृत्य को करता है जिसको रोकने का कानून बनाया गया है, इसका मतलब है वो कृत्य, वो कार्य, वो कार्यवाही कानून के विरुद्ध होगा, और कानून के अगेंस्ट जो काम होता है उसे क्राइम माना जाता है, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसी प्रकार ये घोषित किया गया कि दल बदल विरोधी अधिनियम जो कानून है, अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वो दंडनीय होगा, उसे दंड दिया जाएगा। दंड का प्रावधान इस कानून में बताया गया कि क्या क्या उसे दंड दिया जा सकता है। तो इसलिए इस अनुसूची को दल बदल विरोधी अधिनियम कहा गया, और इस अनुसूची में प्रावधान किया गया कि जो भी किसी भी दल का सदस्य इस एक्टिविटी को करता है, मतलब एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो इस उसकी क्रियाविधि को अनुसूची 10 के विरुद्ध माना जाएगा, एंटी डिफेक्शन रूल के विरुद्ध माना जाएगा, दल बदल विरोधी अधिनियम के विरुद्ध माना जाएगा। और उसके लिए प्रावधान किया गया कि जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, मतलब संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये दंड का प्रावधान कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा का सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य, राज्य विधानमंडल का सदस्य, मतलब राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद का सदस्य, तो कहा गया कि अगर वो ये आचरण करता है तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कहा गया कि संसद के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की सदस्यता सदन की समाप्त हो जाएगी यदि वो निम्नलिखित आचरणों में से किसी आचरण के दोषी पाए जाते हैं। तो पहली बात तो यह की गई कि यदि किसी सदन का कोई सदस्य जिस दल के विचारधारा के बिहाफ पर चुनाव जीतकर आया है,
अगर उस दल से त्यागपत्र देता है, दूसरे दल में जा रहा है, तो उसकी सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि भाई आप हमारे विचारधारा पर जीत के आए थे, हमारे विचारधारा के आधार पर जनता ने अपना आपको प्रतिनिधि बनाया था, और आप हमको छोड़कर उसमें जा रहे हैं जिसको जनता ने डिनाई कर दिया था, जनता ने अस्वीकार कर दिया था, तो आपकी सदस्यता भी समाप्त होगी, क्योंकि सदन में आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं। जनता आप में अपनी छवि देख रही है, जनता आपके माध्यम से अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा रही है। लोकतंत्र चूंकि है, लोकतंत्र में शक्ति जनता में है, तो ये आचरण जनता के विरुद्ध होगा, इसलिए उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब कल्पना करिए कि चुनाव जीतना कठिन बात होती है। अब ये चीज अंकुश लगाएगी कि एक बार हम चुनाव जीत कर आए हैं, तो कम से कम हम अपने टेन्योर को तो पूरा कर लें। इसलिए लोग डरेंगे एक दल से दूसरे दल, क्योंकि अब दूसरे दल में जा रहे हैं तो सदन की सदस्यता समाप्त हो रही, फिर से उनको चुनाव लड़ना होगा, जीतना होगा, जो एक कठिन बात है, एक कठिन प्रक्रिया है। तो ये चीज दल बदल पर नियंत्रण लगाएगी और सरकार को मतलब स्थिर बनाया जा सकेगा। तो पहली बात एंटी डिफेक्शन रूल में कहा गया, 10वीं सूची में कहा गया कि यदि किसी सदन का कोई सदस्य अपने मूल दल को छोड़कर दूसरे दल में जा रहा है, अपने मूल राजनीतिक दल से त्यागपत्र देकर दूसरे दल की सदस्यता लेने जा रहा है, तो उसकी सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी बात कही इसमें, दूसरा प्रावधान कि यदि कोई सदस्य अपने दल के हित के विरुद्ध सदन में मतदान करता है अथवा मतदान में अनुपस्थित रहता है। कहने का मतलब है कि हर दल मतलब अपना दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, अपने दल के सदस्यों को अनुशासित बनाए रखने के लिए व्हिप मतलब एक निर्देश, एक सचेतक जिसे हिंदी में कहा जाता है, एक निर्देश दिया जाता है। दल के सदस्य जो हैं वो अपने किसी सदस्य को ये कार्यभार देते हैं जो इस बात का निर्देश दे सके कि हमारे दल के सदस्य क्या करेंगे। जैसे सदन में किसी नीति पर, किसी इशू पर मतलब बातचीत चल रही है, उस पर मतलब बैठक बुलाई गई है, तो अगर किसी दल के उस सदस्य द्वारा इसे यह अधिकार दिया गया है कोई निर्देश जारी करे, व्हिप जारी करे, अगर वो व्हिप जारी करता है कि अमुक मुद्दे पर हमारे दल के सारे सदस्य सदन में उपस्थित होकर इस मुद्दे के विरुद्ध मतदान करें, और अगर कोई व्यक्ति उसके व्हिप के विरुद्ध काम करता है, उस प्रस्ताव के, उस इश्यू के पक्ष में मतदान कर देता है, तो इसे दलीय अनुशासन के आधार पर उस दल से निकाला जा सकेगा। इसी प्रकार अगर दल इस तरह का निर्देश जारी करता है कि हमारे दल के सारे सदस्य अमुक इश्यू पर इस बैठक का बहिष्कार करें, और उसके बाद भी कोई उस मतलब बैठक में शामिल हो जाता है, इसे दलीय अनुशासन के विरुद्ध माना जाएगा, हित के विरुद्ध माना जाएगा, तो उसके उस दल से सदस्यता समाप्त होगी। और जाहिर सी बात है कि जब दल से सदस्यता समाप्त होगी तो एंटी डिफेक्शन रूल में 10वीं सूची में यह प्रावधान है, उसके सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात कही गई कि यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान तमाम ऐसे उम्मीदवार भी मैदान में होते हैं जो किसी दल के बिहाफ पर, किसी दल के आइडियोलॉजी, उनके एजेंडा, उनके कार्यक्रम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे होते, बल्कि उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा होता है, उनका कार्यक्रम होता है, उनकी अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी होती है, जिसके आधार पर वो जनता की सहमति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे उम्मीदवारों को ही निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है, स्वतंत्र उम्मीदवार कहा जाता है। तो इनके बारे में तीसरा प्रावधान किया गया कि यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि जनता ने उसको उसके व्यक्तिगत, उसकी निजी विचारधारा के आधार पर, उसके निजी कार्यक्रम और एजेंडे के आधार पर अपना प्रत्याशी चुना था, अपना प्रतिनिधि चुना था। क्योंकि जहां से वो चुनाव जीता है वहां उस दल के सदस्य भी चुनाव लड़े थे जहां वो जाके शामिल हो रहा है। जनता ने उस दल के कार्यक्रम, उसकी नीति, उसके एजेंडे को अस्वीकार कर दिया था, वही उसमें शामिल हो जा रहा है। तो ऐसे
निर्दलीय सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि चुनाव जीतने के बाद वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। ये भी कहा गया था एंटी रिफेक्शन रूल में 10वीं अनुसूची में। और इसमें जो चौथी बात कही गई थी कि यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण के 6 महीने के पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं तो उनका भी मनोनयन कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। अनुच्छेद 330 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के ऐसे 2 सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट करेगा जो सामान्य निर्वाचनों के दौरान किसी क्षेत्र से निर्वाचित होकर नहीं आए हैं। और इसी प्रकार अनुच्छेद आर्टिकल 80 में अनुच्छेद 80 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेगा जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा अथवा इनमें से किसी एक में विशेष ज्ञान या अनुभव हो या देश के स्तर पर इन्होंने इनमें से किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा की हो, अपना योगदान दिया हो, तो उन्हें नॉमिनेट करता है। तो इनके बारे में प्रावधान, ये चौथी बात कही गई कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसका भी मनोनयन, उसका भी नॉमिनेशन कैंसिल हो। 6 महीने के पहले अगर करता है तो इसे बचा लिया जाएगा, वो बच जाएगा, उसका मनोनयन बचा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का मनोनयन किसी राजनीतिक दल के समर्थन से होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का राज्यसभा को सदस्य बनाया गया तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तो ये माना गया कि वो कांग्रेस के मेंबर है। तो अगर वो कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं तो अभी 6 महीने के पहले उनकी बनी रहेगी, लेकिन 6 महीने के बाद अगर ऐसा करते हैं तो उनका मनोनयन निरस्त हो जाएगा, उनका मनोनयन खत्म हो जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया था 10वीं अनुसूची के द्वारा कि अगर कोई सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य अगर अपने मूल राजनीतिक दल से त्यागपत्र देता है तो सदन की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात कही गई कि अगर कोई सदस्य अपने दल के हित के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, मतदान में अनुपस्थित होता है, तो इससे सदस्यता उसकी अपने दल से खत्म होगी। और जब दल से सदस्यता खत्म होगी तो जाहिर सी बात है कि ये पहली बात यही कह रही है कि अगर किसी व्यक्ति की सदस्यता दल से खत्म हो रही है तो सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो दल उसे अपनी सदस्यता से मतलब खारिज कर रहा है, अपनी सदस्यता से उसे बर्खास्त कर रहा है, तो सदन की सदस्यता अपने आप उसकी खत्म हो जाएगी। और तीसरी बात जो कही निर्दलीय सदस्यों के बारे में कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो उसकी भी जो निर्दलीय सदस्य के रूप में है वो सदस्य है मतलब हाउसेस का, उसकी वो भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो चौथी बात मनोनीत मेंबर्स के लिए है कि अगर वो 6 महीने के पहले कर लेते हैं तो मनोनयन बना रहेगा, लेकिन 6 महीने के पश्चात करते हैं तो उनका ये मनोनयन समाप्त हो जाएगा। तो ये सारा प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची के द्वारा। 10वीं अनुसूची के कुछ एक्सेप्शन हैं, 10वीं अनुसूची के लिए कुछ विवाद है, जैसे किहोतो कोलोहान विवाद, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि आज हम यहीं पर आपको रोकेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। आगे हम इस अनुसूची के बारे में और अनुसूची के बारे में चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम अपना ये लेक्चर आज का समाप्त करें, आपको बता दें कि अनअकैडमी के द्वारा समिट 2.0 का आयोजन किया गया है 20 और 21 फरवरी 2021 को, जिसमें ये मतलब 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें 70 स्पीकर्स भाग लेंगे, 70 वक्ता भाग लेंगे और 20 मतलब टॉक्स और डिस्कशन के जो इश्यूज होंगे उन पर बातचीत होगी और 32 वर्कशॉप इसमें किए जाएंगे। और इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत मतलब रजिस्टर्ड हूँ इसमें। इसी प्रकार अनअकैडमी के द्वारा एक और कॉम्पिटिटिव क्यूजेज मतलब
का आयोजन किया गया, जिसे द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल ईयर के नाम से जाना गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए 1 घंटे का समय आपके पास होगा, 60 मिनट्स का समय आपके पास होगा, और जो भी इसका विजेता होगा उसके लिए कुछ ऑफर किया गया है, कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। और इस क्विज़ का, इस यूपीएससी सीएससी बैटल का जो प्रोग्राम किया गया है वो 28 फरवरी दिन में 11 बजे इसका प्रोग्राम किया गया है। और जो भी इसमें विनर होगा, जो भी इसमें विजेता होगा, या जो भी इसमें रैंक धारित करेगा, उसको अनअकैडमी की तरफ से एक विशेष सुविधा और सहूलियत प्रदान की गई है। और जिसमें कहा गया है कि जो भी इस प्रतियोगिता में 1 से 3 रैंक के बीच की रैंक होल्ड करेगा, उसकी सारी फीस माफ कर दी जाएगी। जो 4 से लेके 10 के बीच रैंक होल्ड करेगा, उसकी 75% फीस माफ हो जाएगी। जो 11 से लेके 50 के बीच रैंक होल्ड करेगा, उसकी 50% फीस मतलब माफ हो जाएगी, उसे डिस्काउंट मिलेगा। और जो 51 से लेके 500 के बीच अपनी रैंक मेंटेन रखेगा, मतलब उसमें एक अपनी पोजीशन होल्ड करेगा, उसकी 25% फीस जो है वो अनअकैडमी की तरफ से माफ कर दी जाएगी। तो एक बड़ी सुविधाजनक प्रोग्राम है अनअकैडमी द्वारा। आप इसमें शामिल हों, इसमें जुड़ें, ताकि आपको अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। थैंक यू। आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है भाई, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स टू यू।